हेलो विद्यार्थियों, तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर से अपने 12th क्लास के लिए बायोलॉजी के चैप्टर 1 अध्याय 1 हम लोग, तो अध्याय आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये चैप्टर पहले था आपका 2। अब एक चैप्टर फर्स्ट चैप्टर को सिलेबस से निकाल दिया गया, नहीं जैक बोर्ड के लिए। तो जैक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए हम लोग नहीं अभी से ही रिवीजन शुरू करते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, जो आपका वीवीआई क्वेश्चन होता है, उसके लिए हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न छांट करके नहीं कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे अध्याय 2 से। नहीं जो अध्याय का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। नहीं इस अध्याय से हम लोग देखेंगे आज कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न और उसका आंसर। नहीं तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्यारे विद्यार्थियों क्या कर रहा है? पुष्प के प्रमुख कार्यों को लिखें। पुष्प के प्रमुख कार्यों के लिखे। पुष्प के कार्य लिखना, पुष्प का क्या काम है। नहीं तो अब हम लोग को पता है बच्चे कि जो पादप होते हैं, कौन? पादप नहीं प्लांट्स। पादपों में दो तरह की भाग होता है, एक कायिक भाग होता है। कौन सा भाग होता है? कायिक भाग। और एक जननीय भाग होता है। कौन सी भाग होता है बच्चे? जननीय भाग होता है। नहीं एक कायिक भाग होता है। अब कायिक भाग का मतलब क्या होता है सर? कायिक भाग कौन होता है? तो आप देखे होंगे शाखा। कौन होता है? शाखा होता है, तना होता है, नहीं मूल होता है। ये सब पर्ण यानी पता, ये जो सब भाग है पुष्प का कौन सा भाग है? ये सब पुष्प का कायिक भाग है। कौन सा भाग है? कायिक। अब जननीय भाग कौन होता है सर? तो पादपों की जो पुष्प होता है, वो पुष्प यानी फ्लावर कौन सा अंग आपका है? जननीय अंग। क्यों इसे कहा जाता है जननीय अंग? क्योंकि ये जनन में भाग लेता है। किसमें भाग लेता है? लैंगिक जनन किसके द्वारा संपन्न होता है बच्चे? पुष्पों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? और पुष्प में बच्चे दोनों लिंग मिलता है, ये थी नर भाग और मादा, नर जनन अंग भी और मादा जनन अंग। लेकिन कुछ ऐसे पुष्प भी दो तरह के, एक लिंगी पादप और द्विलिंगी होते हैं। तो एक लिंगी का मतलब जिसमें केवल एक ही लिंग मिलेगा, नर चाहे मादा। और द्विलिंगी का मतलब जिसमें दोनों मिलेंगे, नर और मादा दोनों भाग। नहीं तो पुष्प बच्चे आपका क्या है? एक जनन अंग है जो लैंगिक जनन में क्या करता है? भाग लेता है। कौन सी जनन में? लैंगिक जनन में भाग लेता है। लैंगिक जनन के द्वारा क्या उत्पन्न करता है प्यारे बच्चे? फल एवं बीज का। किसका निर्माण करता है? फल एवं बीज का निर्माण करता है। तो फल और बीज का निर्माण किससे होता है? पुष्प के। तो पुष्प का मुख्य कार्य समझ गया ना कि पुष्प क्या करता है? लैंगिक जनन के द्वारा फल क्या होता है? फल एवं बीज का निर्माण करना। पुष्प का मुख्य कार्य क्या है? लैंगिक जनन के द्वारा फल एवं बीज का निर्माण करना। एक वाक्य में हम अपना आंसर दे सकते हैं, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। नहीं तो अब क्वेश्चन के अनुसार अगर मान लीजिए कि पुष्प के प्रमुख कार्यों के साथ साथ आपको देखो पुष्प के बारे में पूरा व्याख्या करने के लिए 5 नंबर का है, तो पुष्प के बारे में पूरा हम लोग लिखेंगे, पुष्प की विशेषताएं लिखेंगे, पुष्प के कार्य लिखेंगे, पुष्प के जो अलग अलग भाग होते हैं उनको भी लिख देंगे हम लोग। नहीं तो नंबर के अनुसार हम लोग आंसर देंगे। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन हुआ, इसलिए हम लोग इसे क्या करेंगे? नहीं एक वाक्य में आंसर लिखेंगे। क्या आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों? कि जो पुष्प के प्रमुख कार्य, पुष्प के प्रमुख कार्य, कौन सी कार्य? प्रमुख कार्य क्या है? तो पुष्प के प्रमुख कार्य लैंगिक जनन द्वारा। कौन सी जनन? लैंगिक। और लैंगिक जनन के बारे में आप लोग जानते हैं, पुष्प के प्रमुख कार्य लैंगिक जनन के द्वारा। किसके द्वारा? लैंगिक जनन के द्वारा। लैंगिक जनन के द्वारा फल एवं बीज का निर्माण करना। फल एवं बीज का निर्माण करना। नहीं यही मुख्य कार्य होता है बच्चे किसका? करना। किसका?
पुष्प का। तो पुष्प का मुख्य कार्य मतलब समझ गया ना, लैंगिक जनन होगा और जिसके फलस्वरूप पुष्प और क्या बनेंगे, बीज बनेंगे। और आपको याद होना चाहिए, आपसे पूछे एक नंबर के क्वेश्चन में कि जो फल जो होता है वो किससे बनता है बच्चे, अंडाशय से। किससे बनता है, अंडाशय जो है विकसित हो जाता है किसमें, फल विकसित होकर फल में परिवर्तित हो जाता है। और बीजांड बच्चे किससे बनता, और बीज किससे बनता है आपका, बीजांड से। ये हम लोग पढ़े थे थ्योरी में, नहीं जब चैप्टर चल रहा था। तो बीजांड विकसित होकर बीज का निर्माण करेगा, अंडाशय विकसित होकर के किसका निर्माण करेगा, फल का। तो फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से। बीज का निर्माण किससे होता है, बीजांड से होता है। कोई दिक्कत, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, हाँ बोलिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, युक्तांडपी और वियुक्तांडपी में क्या अंतर है। युक्तांडपी और वियुक्तांडपी, युक्तांडपी का मतलब क्या होता है और वियुक्तांडपी का मतलब, युक्तांडपी का मतलब होता है एक साथ जुड़ा हुआ, एक साथ जुड़ा हुआ। वियुक्तांडपी का मतलब होता है अलग अलग पृथक रूप से रहता है, नहीं तो उसको क्या बोलते हैं, वियुक्तांडपी। अब यहाँ पर बच्चे क्या होता है कि बहुअंडपी जो होते हैं, बहुअंडपी, बहुअंडपी पादप का मतलब जिस पादप में एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक अंडक होते हैं उसे क्या बोलते हैं, बहुअंडक। और वो अंडक जो होते हैं बच्चे, वो कुछ अंडक एक साथ जब जुड़े रहेंगे तो युक्तांडपी। और अंडाशय जो अलग अलग होंगे, यानी जायांग के जो भी बहुअंडपी में जायांग के भाग यानी कि अंडाशय जो होता है अलग अलग रहेगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वियुक्तांडपी कहा जाता है बच्चे। नहीं तो आइए लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, युक्तांडपी। पहले क्या लिखेंगे हम लोग आंसर में, पहले लिखेंगे क्या, युक्तांडपी। क्या लिखेंगे, युक्तांडपी लिखेंगे। युक्तांडपी किसको बोलेंगे, लिखेंगे किसी बहुअंडपी, किसी बहुअंडपी, किसी बहुअंडपी में जायांग, कौन बचे, जायांग के अंडाशय, जायांग के अंडाशय, जायांग के अंडाशय एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, उसे युक्तांडपी कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, युक्तांडपी। क्या बोलेंगे, युक्तांडपी कहते हैं। क्या कहते हैं, युक्तांडपी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, उसे क्या बोलेंगे, युक्तांडपी। और अब हम लोग देखेंगे अगला नंबर कौन सा पूछ रहा है, वियुक्तांडपी, वियुक्तांडपी। नहीं, और वियुक्तांडपी का मतलब ही होता है एक दूसरे से अलग पृथक रूप से रहता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वियुक्तांडपी कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ क्या, किसी बहुअंडपी में जायांग के अंडाशय नहीं एक दूसरे से क्या होते हैं, पृथक रहते हैं, यानी स्वतंत्र रूप में रहते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। जायांग के अंडाशय स्वतंत्र पृथक रूप से पृथक रूप से विद्यमान यानी उपस्थित, नहीं विद्यमान रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्यमान रहते हैं, उसे वियुक्तांडपी कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, वियुक्तांडपी। क्या बोलेंगे बच्चे, वियुक्तांडपी कहते हैं। क्या कहते हैं, वियुक्तांडपी कहते हैं। समझ में आ गया दोनों का डिफिनेशन। जब भी अंडाशय एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो उसे हम लोग युक्तांडपी बोलेंगे, और जब अंडाशय एक दूसरे से अलग अलग पृथक रूप से रहते हैं उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वियुक्तांडपी। कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। अब कह रहा है परागन क्या है, परागन क्या है या कितने प्रकार की होती है। तो आपको पता है परागन का मतलब कि जो परागकोश होता है वो परागकोश से पराग कण निकल कर कहाँ पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परागन। जैसे यहाँ पर अगर बोले आपसे ये मान लीजिए, नहीं ये आपका फ्लावर है, नहीं पुष्प है, अब ये पुष्प के यहाँ से क्या निकला हुआ है, पुष्पासन, नहीं अब ये पुष्पासन से यहाँ से आपका निकला पुतंतु और ऊपर जाकर फूल जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग परागकण। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, परागकण। इसे क्या बोला जाता है सर, परागकोश। क्या बोलते हैं, परागकोश। जाकर के यहाँ पर ऐसे इस तरह से होता है, और परागकोश के अंदर हम लोग को पता है कौन उपस्थित होता है, परागकण। अब परागकोश से परागकण को, परागकोश से जब परागकोश परिपक्व हो जाएगा तो परिपक्व परागकोश फटता है, और फटने के बाद यहाँ से परागकण को निकल कर कहाँ तक पहुंचना, वर्तिकाग्र तक। कहाँ तक पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बच्चे, परागन बोला जाता है, पॉलिनेशन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिनेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस समझ में आ गया आप लोग को कि परिपक्व परागकोश से परागकण को निकल कर वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, कि आपका परागकोश है। क्या है, परागकोश, नहीं, और इसको बोलते हैं हम लोग वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो परागकोश से निकल कर परागकण कहाँ पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र पर। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, परागन। और अब परागन जो होता है ये डिफिनेशन समझ गए हम लोग। अब कह रहे कितने प्रकार की होती है, तो परागन 2 प्रकार का होता है, स्वपरागन और, अब यही वाला पुष्प के परागकण, नहीं यहीं से परागकोश निकल के इसी के वर्तिकाग्र पर आ रहा है ना, इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि स्वपरागन। क्या बोला जाएगा। और जब इसी परागकोश से परागकण निकल के इसी के वर्तिकाग्र पर ना आकर के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर परागन। जैसे यहाँ पर एक और पुष्प बना देते हम लोग, नहीं ये आपका मान लीजिए एक और पुष्प है। अब इसका भी बच्चे क्या है, यहाँ पर परागकोश, और इसमें क्या है, परागकण। अब इस पुष्प परागकोश से परागकण निकल के कहाँ आ रहा है, इसके वर्तिकाग्र पर। तो वहां से यहाँ आएगा तब बोलेंगे कौन चीज, इसको हम लोग बोलेंगे, इसे बोला जाएगा आपका क्या, इसे बोला जाता है, इसको बोला जाएगा पर परागन, और ये आपका हो जाएगा कौन सा, स्वपरागन हो जाएगा। नहीं क्या हो जाएगा, क्या है, चलिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा बच्चे, ये जो आपका पर परागन और यहाँ हो जाएगा स्वपरागन। क्या हो जाएगा, स्वपरागन। और यहाँ जो हो जाएगा आपका कौन सा, पर परागन। अगर यहाँ से यहाँ आएगा तब क्या हो जाएगा वाला आपका, पर परागन। क्या होगा, पर परागन होता है। तो डिफिनेशन क्लियर हो गया। अगर स्वपरागन पर परागन का पूछे तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते नहीं लिख सकते। चलिए तो आइए बच्चे यहाँ पर डिफिनेशन लिखते हैं हम लोग। नहीं डिफिनेशन क्या होगा इसका, डिफिनेशन तो समझ गए ना अब। चलिए तो डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग। चलिए तो अब इसका डिफिनेशन क्या होगा, परागन का, नहीं सॉल्व यानी आंसर में लिखेंगे हम लोग क्या, डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, कि परिपक्व परागकोश, परिपक्व परागकोश, परिपक्व परागकोश, परागकोश, परिपक्व परागकोश से, परिपक्व परागकोश से परागकण, परागकण को कहाँ तक, वर्तिकाग्र, कहाँ तक बच्चे, वर्तिकाग्र तक पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना, क्या कहलाता है, पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, परागन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, परागन कहलाता है। सिंपल सा डिफिनेशन है कि परिपक्व परागकोश फटता है, और फटने के बाद परागकोश से निकल के परागकण कहाँ पहुंच जाते हैं, पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, यानी वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं, तब उसे क्या कहते हैं हम लोग,
परागन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? परागन। अब परागन के प्रकार पूछा है तो परागन होते हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नहीं, परागन क्या लिखेंगे हम लोग? परागन के प्रकार, परागन के प्रकार, यही ना पूछा है कितने प्रकार का होता है? तो परागन 2 प्रकार के होते हैं। परागन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है सर? एक आपका होता है स्वपरागन। कौन होता है प्यारे बच्चे? स्वपरागन होता है। कौन सी परागन होता है? स्वपरागन, जिसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोला जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपका एक होता है पर परागन। कौन होता है? पर परागन होता है। कौन होता है? पर परागन। नहीं, इसको बोला जाता है प्यारे बच्चे क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोला जाता है? क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया ना? क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन और इसे बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आ गया ना? ये चीज है। तो इस तरह से हम लोग अगर इसका डिफिनेशन में पूछता तो डिफिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं। इसका डिफिनेशन स्वपरागन क्या क्या होगा कि परिपक्व परागकोश से परागकण निकल कर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाएगा? और पर परागन में परिपक्व परागकोश से परागकण को निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? पर परागन। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? ये चीज है। और पर परागन के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। नहीं, माध्यम की आवश्यकता जैसे आपका वायु के द्वारा पर परागन, जल के द्वारा पर परागन, कीटों के द्वारा पर परागन होता है ना, ये सारी है। तो परागन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु स्वपरागन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आ गया ना? ये चीजें हैं बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है परागकण। परागकण के बाह्य चोल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो आपको बताए थे जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या, लघु बीजाणुधानी। क्या पढ़ रहे थे? हाँ, पक्षी के द्वारा भी पर परागन होता है, कीटों के द्वारा पर परागन होता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे तो उसमें हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे, वहां पर बताएंगे आप लोग को। नहीं, और प्रकृति में सबसे ज्यादा जो परागन होता है पर परागन वो कीटों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? और कीटों में किसके द्वारा होता है? मधुमक्खियों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? मधुमक्खियों के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शायद आप लोग को उसमें कराए थे नहीं कि प्रकृति में 80% परागन किसके द्वारा होता है? तो मधुमक्खियों के द्वारा होता है। नहीं, ये चीजें है बच्चे आपका। चलिए तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर समझते हैं हम लोग। परागकण के बाह्य चोल मतलब बाह्य भित्ति होता है। परागकण के 2 चोल होता है, बाह्य चोल और अंतःचोल। बाह्य चोल और अंतःचोल। जो कि बाह्य चोल बना होता है बच्चे पादपों के अंदर। एक पदार्थ के बारे में आप लोग को बताए थे कि पादप यानी पौधे में सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है बच्चे? पौधों में, याद कीजिए आपको बताए थे नहीं, पादपों में सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो कौन होता है? कठोर पदार्थ याद है आप लोग को? नहीं, और जंतु में भी बताए थे कि जंतु में सबसे कठोर पदार्थ, नहीं, जंतु में सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है बच्चे? सबसे कठोर पदार्थ। और यहाँ जंतु में होता है इनेमल। क्या होता है? इनेमल होता है। नहीं, इनेमल क्या होता है? इनेमल होता है, जो कि दांतों में होता है, दांत को कठोर बनाता है। पादपों में कौन होता है? हाँ, स्पोरोपोलेनिन। वेरी गुड। कौन होता है? स्पोरोपोलेनिन। कौन होता है बच्चे? स्पोरोपोलेनिन होता है। यही सबसे कठोर पदार्थ है और यही पदार्थ बीज के बाह्यचोल का निर्माण करता है। तो बाह्यचोल में कौन सा पदार्थ मिलेगा? तो यहाँ पर आंसर में लिख सकते हैं हम लोग कि परागकण। कौन सी कण? परागकण के बाह्यचोल। नहीं, परागकण के बाह्यचोल में, बाह्यचोल में कौन पाया जाता है? आपका स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन मिलता है आपका। नहीं, स्पोरोपोलेनिन यह एक पद स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है। नहीं, यही पाया जाता है और यह पादपों में सबसे कठोर पदार्थ है। और जंतुओं में सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? मानव के अंदर इनेमल होता है। समझ में आ गया ना? ये चीज ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका छोटा सा था, कोई दिक्कत इसमें? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन आपका प्यारे विद्यार्थियों क्या,
कि स्वपरागन एवं पर परागन। देखिए अब यहाँ पर हम लोग तो वहां पर प्रकार लिखे थे, यहाँ पर आ गया कुछ अंतर, स्वपरागन और कौन सा पर परागन में अंतर लिखिए। तो पर परागन में अंतर नहीं लिख सकते हम लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे स्वपरागन और एक तरफ लिखेंगे कौन सी पर परागन। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बच्चे क्या, स्वपरागन। क्या लिखेंगे, स्वपरागन, स्वपरागन, स्वपरागन। और एक तरफ लिखेंगे कौन सा हम लोग पर परागन। एक तरफ क्या लिख दिए, पर परागन, परागन। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए तो अब अपनी लैंग्वेज में लिखना, हम लोग को रटना नहीं है, रट के आप कितना दिन तक याद रखेंगे। चलिए तो पहला क्या बच्चे हम लोग स्वपरागन का, कि परिपक्व परागकोश से पराग का निकल कर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ लिख सकते ना हम लोग, परिपक्व, परिपक्व परागकोश, परागकोश, परिपक्व परागकोश से, परागकोश से परागकण को, कौन सी कण को, परागकण, परागकण को, परागकण को उसी पुष्प के, उसी पुष्प के, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्वपरागन। पहुंचना स्वपरागन कहलाता है, स्वपरागन कहलाता है। कौन सा परागन होगा, स्वपरागन कहलाता है, कहलाता है। समझ में आ गए ना बच्चे, ये चीज आपका याद रखिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, पहला कि परिपक्व परागकोश, परिपक्व परागकोश, परिपक्व परागकोश, परिपक्व परागकोश से, परिपक्व परागकोश से परागकण, परागकण को, परिपक्व परागकोश से परागकण को, परागकण को निकाल कर, परागकण को निकाल कर दूसरे पुष्प के, कौन से, दूसरे पुष्प के, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक, वर्तिकाग्र तक, वर्तिकाग्र तक पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, पर परागन कहलाता है, पर परागन कहलाता है। क्या कहलाता है, पर परागन कहलाता है बच्चे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। समझ में आ गया ना, ये चीजें हैं। अब दूसरका में क्या लिखेंगे बच्चे, कि स्वपरागन में परागकणों की, परागकण कम संख्या में निर्माण होते हैं नहीं, लेकिन पर परागन करने वाले जो पादप होते हैं उनमें परागकणों की संख्या क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि पर परागन में परागकणों की ज्यादा नुकसान होता है, नहीं क्या हो जाता है, नुकसान होता है, और स्वपरागन में पर परागनों के नुकसान नहीं होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं ना हम लोग, लिखेंगे इस में परागकण, इसमें परागकण की नुकसान, यानी कि परागकण, इसमें परागकण कम बर्बाद होते हैं, यानी कि नष्ट होते नहीं, इसमें परागन कम नष्ट, कम या कम खराब होते हैं नहीं, कम बर्बाद होते हैं, कम बर्बाद होता है नहीं, कम बर्बाद होते हैं। और इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, तीसरा लिखा जा रहा है, दूसरा नहीं, इसमें परागकण, इसमें परागकण की ज्यादा यानी अधिक
नुकसान होता है, अधिक नुकसान होता है बच्चे, नहीं क्या होता है, अधिक नुकसान होता है, क्या होता है, अधिक नुकसान होता है, समझ गए ना, ये चीज अधिक नुकसान होता है और इसमें बर्बाद यानी नुकसान कम होते हैं।